नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार और झारखंड दोनों जगह शाह नीति चल रही है। आखिर अमित शाह, जिन्हें बिहार के मामले से दूर बताया जा रहा था, वो बिहार में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे बिहार की राजनीति में भूकंप की स्थिति बनी हुई है। झारखंड वाली खबर तो आप देख ही रहे हैं कि एक नेताजी चश्मा बनवाने गए थे पिछली बार। उनके नाती पोतों ने बुलाया था कि चश्मा बनवा देते हैं, आंख दिखा देते हैं। आंख दिखाकर लौटे तो रांची में आंख दिखाने लगे, और रांची में आंख दिखाने के बाद जब नया चश्मा पहनकर दिल्ली पहुंचे तो नए चश्मे से उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। कृष्णा मेनन मार्ग तक साफ साफ दिखने लगा, और गुवाहाटी में बैठे हुए मुख्यमंत्री भी साफ साफ दिखने लगे। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है कि शाह नीति किस तरह से बिहार की राजनीति में भूचाल लेकर आ रही है, और किस तरह से बिहार की राजनीति का एक सिरा दिल्ली जुड़ रहा है। तो चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, झारखंड की नमस्कार। चर्चा हम बाद में करेंगे। बिहार की चर्चा ये है कि बिहार में ऐसा क्या है कि अमित शाह के यहाँ बिहार का दरबार सजना शुरू हो गया है। देखिए, चाहे बिहार हो या झारखंड, स और मात की खेल चल रहा है, और स और मात के खेल के मेन सूत्रधार खुद शाह हैं। शाह मतलब अमित शाह, जी। भाजपा के चाणक्य, तथा कथित चाणक्य। कल हम्म। आपने देखा दो बड़े डेवलपमेंट हुए, एक बिहार को लेकर और एक झारखंड को लेकर। और सबसे पहले न्यूज लॉन्चर ने इस खबर को ब्रेक किया। आप जी। ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के बाद किसी ने इस खबर को ब्रेक किया तो न्यूज लॉन्चर के ऋषि मिश्रा और अभिषेक कुमार ने। देश के बड़े बड़े संपादकों के पास इस खबर की भनक तक नहीं थी, क्योंकि देर रात ये बैठ के चली है, चाहे वो पशुपति पारस का हो या झारखंड के एक नेता जिनके चश्मे की बात आपने की है। आगे झारखंड वाली की बताऊंगा बात हम बाद वो में नेता करेंगे, कौन पहले है। बिहार। वो मैं जो कर रहा हूं, मैं बताऊंगा वो नेता कौन है जिन्होंने चश्मे ठीक कराए। उसके बाद जिस मार्ग की आपने चर्चा की वो स्पष्ट दिखने लगा। तो मैं आपको पहले बिहार लेके चलता हूं। बिहार में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पशुपति पारस जो एक तरह से दरकिनार कर दिए गए थे, हालांकि वो तकनीकी रूप से एनडीए में थे, लेकिन ये पॉलिटिकली दरकिनार कर दिया गया था। और जिस प्रकार से इन दिनों पशुपति चिराग पासवान राहुल गांधी का भाषा बोल रहे हैं, विपक्ष का भाषा बोल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं अमित शाह की जो नजरें हैं बिहार की तरफ आकर्षित होती हुई दिख रही है। और इसी का कारण यही एक मेन यही कारण है कि जो एक तरह से बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके थे पशुपति पारस, अचानक उनकी मांग बढ़ गई है, उनकी पूछ एनडीए में बढ़ गई है। और कल अपने भतीजे यानी प्रिंस राज के साथ पशुपति पारस ने देर शाम अमित शाह से मुलाकात की है। और अमित शाह से मुलाकात के कई मतलब हैं। पशुपति पारस को इस प्रकार से इंपॉर्टेंस मिलना, वो भी भाजपा के नंबर 2 के नेता के दरबार में, और जिस नेता को इंपॉर्टेंस मिल रहा है उसका चिराग पासवान से क्या रिश्ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी चिराग पासवान को चेक एंड बैलेंस करने के लिए पशुपति पारस को कहीं न कहीं पार्टी में एनडीए में पूछ बढ़ गई है। और संभवतः ऐसा चर्चा है, जो खबर है हमारे पास, पशुपति पारस को आगामी विधानसभा चुनाव में 8 से 10 सीटें ऑफर की जा सकती है। एक राज्यसभा सीटें भी दिया जा सकता है आने वाले दिनों में, कहीं से एडजस्ट करके इनको दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। तो सवाल उठता है कि यदि पशुपति पारस को 8 से 10 सीटें यदि बीजेपी देती है तो क्या वो सीटें चिराग पासवान के कोटे से काट के दिया जाएगा। तमाम ऐसे अटकलों का बाजार तेज है। अभिषेक जी जी नहीं, लेकिन एक चीज इसमें और है। आप देखिए, आप पशुपति पारस और चिराग पासवान, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अलग है। इनके साथ चिराग पासवान के सांसदों की असंतुष्ट होने की खबर अलग से है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए तो चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है उन्हें 35 से 40 विधानसभा सीट चाहिए, 20 से 25 सीट जीतन राम मांझी को चाहिए, 15-20 सीट उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, मुकेश सहनी आ रहे हैं, उन्हें भी सीट चाहिए। तो फिर भाजपा जदयू क्या झाल बजाएगी? उसके लिए सीट कहां से आएगी?
अब बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार तो स्पष्ट कर चुके हैं कि वह बीजेपी जेडीयू में यदि देखे तो जेडीयू बीजेपी से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या शेष बचे हुए सीटों पे बीजेपी चिराग पासवान, पशुपति पारस या तमाम अन्य नेताओं को या अन्य अन्य घटकों को कैसे एडजस्ट करती है, खासकर बिहार में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और मैं आपको बता दूं, या हम लोगों ने तो इस खबर को चलाया भी है, ब्रेक भी किया है, कि चिराग पासवान के रवैये से, पासवान के पॉलिटिकल अप्रोच से कहीं न कहीं बीजेपी नाराज है। एक तरफ आप अपने आप को नरेंद्र मोदी के हनुमान बताते हैं, दूसरी तरफ उस सरकार के तमाम फैसलों का आप आलोचना करते हैं। यदि आपको आलोचना करना ही था, कोई आपको किसी डिसीजन को लेकर रिजर्वेशन था, तो आप पार्टी फोरम पे, एनडीए के फोरम पे या नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बात कर सकते थे। आपने जिस प्रकार से पब्लिक में इन चीजों को रखा, उससे कहीं न कहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी नाराज चल रहे हैं। और यही कारण है अभिषेक जी कि पशुपति पारस की पूछ इन दिनों एनडीए में बढ़ गई है। जी, एक सवाल इसमें और जाकर जुड़ता हुआ नजर आता है ऋषि जी। बिहार के मुख्यमंत्री तो पूरे बिहार के दौरे पर है। आमतौर पर किसी मुख्यमंत्री को दौरा करना भी चाहिए, कोई भी हो, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। राज्य में जमीन पर क्या हकीकत है वो देखने जाना चाहिए। बिहार में पुल गिरने की खबर और गुजरात में अंडरपास की दीवार को फोड़ फोड़ करके जिस तरह से अंदर से स्विमिंग पूल की तरह पानी भर रहा है, वो खबरें दोनों पैरेलल चल रही है कि वाह रे बिहार मॉडल, वाह रे गुजरात मॉडल। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बिहार के मुख्यमंत्री निकल तो रहे, पहले भी वो निकलते रहे। लेकिन इन सब के बीच ये दिख रहा है ऋषि जी, भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री के साथ दिख नहीं रहा है। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री कल या परसों गए थे आईजीआईएमएस पटना के, तो उनके साथ वहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, लंबे समय के बाद कोई भाजपा नेता मुख्यमंत्री के दौरे में उनके साथ दिखा है। नहीं तो भाजपा के लोग दिख नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले जेडीयू के नेता विजय चौधरी भी नहीं दिख रहे हैं, किताब लिखने वाले अशोक चौधरी भी नहीं दिख रहे हैं, और दो लोगों को तो उन्होंने दिल्ली में, कहते हैं बिहार की भाषा में कहे तो, बैठा दिया है, भेज दिया है। एक को कार्यकारी अध्यक्ष बना के, एक को कैबिनेट मंत्री बना करके भेज दिया गया है, दो लोगों को दिल्ली में। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जो अकेले दौरा कर रहे हैं या जेडीयू के कुछ स्थानीय स्तर के नेता उनके साथ होते हैं, क्या है, शाह नीति के तहत मना किया गया है क्या कि बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे, या कोई दूसरी परिस्थितियां हैं? देखिए, 2-3 बातों तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, चाहे जेडीयू की खुद की अंदर की बात हो या जेडीयू बीजेपी रिलेशन की बात हो। पहले जेडीयू की बात कर लेते हैं। एक जमाने में ललन सिंह बहुत प्रिय हुआ करते थे नीतीश कुमार के, हालांकि ललन सिंह को आज भी कैबिनेट में जगह दिया गया है, लेकिन जो नई टीम बनी है उसमें ललन सिंह का कोई स्थान नहीं है। तो आप कहेंगे वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष रहा है तो उसे नीचे नहीं रखा जा सकता था। तो सलाहकार बॉडी में या कुछ ऐसे जगह पे ललन सिंह को एडजस्ट किया जा सकता था, वो देखने को नहीं मिला। आपने बिल्कुल सही कहा, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, जो जिनको हम लोग भूजा पार्टी कहते हैं, उन तमाम नेताओं में से शायद ही एक दो नेता जो हैं नीतीश कुमार के आसपास दिख रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा, आईजीएमएस गए थे मंगल पांडे और प्रत्यमृत के अलावा, शायद ही कोई मंगल पांडे थे, बिल्कुल। या कोई तो भाजपा नेता था? देखिए अब देखिए, अब अशोक चौधरी के बारे में ये चर्चा है। अशोक चौधरी से भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और अशोक चौधरी और दीपक बाबू हैं, जो मतलब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम के, उनके बारे में कहा जाता है, एक पत्रकार हमको बता रहे थे, अब इसमें कितना दम है ये नहीं कहूंगा, कि कोई सांसद, विधायक या मंत्री अपने क्षेत्र में अधिकारियों के तैनाती के लिए नीतीश कुमार से मिलते हैं, और किसी अब अच्छे अधिकारी का यदि कोई नेता, सांसद, मंत्री सिफारिश करते हैं, तो नीतीश कुमार जी दीपक बाबू की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो दीपक जी थोड़ा देख लीजिए। और उसको भी दीपक बाबू जो है दरकिनार कर देते हैं। और दरकिनार करने का अपना तरीका है, दीपक बाबू खुद नहीं मैसेज कन्वे करते हैं। और ऐसा कहा जाता है, दीपक जी अशोक चौधरी से उस नेता को फोन करवाते हैं, लेकिन उनको कह दीजिएगा कि इस बार एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, फिर देख लिया जाएगा। तो इस प्रकार का माहौल पार्टी में है, और नीतीश कुमार को इस चीज का संज्ञान भी होगा। अब क्या कारण है कि नीतीश कुमार इन नेताओं को चाह के भी नहीं निकाल पा रहे हैं?
या जो हम लोग बता रहे हैं सिर्फ कोई पॉलिटिकल गॉसिप है? पॉलिटिकल गॉसिप तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दीपक कुमार तो बहुत ही पावरफुल है और इनडायरेक्ट रूप से ऑफ द कैमरा कई ब्यूरोक्रेट्स भी हम लोगों को ये बताते हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है इन दिनों बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा दीपक कुमार का चलता है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इन नेताओं से डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हो, अंदर से नाराज हो, लेकिन डायरेक्ट अभी जल्दीबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि यदि आपसे नाराज हैं तो उनके भाव भंगिमा आपके प्रति बदल जाती है। हो सकता है कि भुजा पार्टी के तमाम ऐसे नेता जिनसे नीतीश कुमार नाराज होंगे तो भाव भंगिमा उनके प्रति उनकी बदल गई होगी, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे होंगे। ऋषि जी, आपने विजय चौधरी का नाम लिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं भुजा पार्टी में जितने सदस्य हैं, मैं रेफरेंस के तौर पे एक सवाल उससे उठा रहा हूं। विजय चौधरी 2015 में सराय रंजन विधानसभा सीट से बतौर महागठबंधन कैंडिडेट लड़े तो बहुत बड़ी मार्जिन से जीते, और जब एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े 2020 में तो कह सकते हैं हारते हारते जीते 2000 या 1500, ऐसे ही कुछ कम मार्जिन से जीते। विजय चौधरी को कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिधर रहे वो उधर खुश है, वो राजद के साथ रहे राजद में खुश है, वो भाजपा के साथ रहे भाजपा के साथ वो खुश है। विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के रुख का ही समर्थन करते रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ है कि राजद के साथ है। राजद ने भी उन पर भरोसा जताया था, तभी नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, ये भी याद रखिए 2015 में। सवाल ये उठता है कि विजय चौधरी कैसे किसी मिशन में वो लगे हुए हैं? हो सकता है, देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए, और खासकर नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नीतीश कुमार को रीड करना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार आज क्या सोचते हैं और कल क्या सोचते हैं कोई नहीं बता सकता नीतीश कुमार के अलावा। तो ये बात जो आप कह रहे हैं वो हो भी सकता है, लेकिन विजय कुमार चौधरी नो डाउट नीतीश कुमार के आंख कान कहे जाते हैं, बहुत ही विश्वास पात्र हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे नीतीश कुमार ने जो भी डिसीजन लिया हो, चाहे वो महागठबंधन में रहे हो या एनडीए में रहे हो, विजय चौधरी उतनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन दो तीन ऐसे नेता हैं जिसपे नीतीश कुमार उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना विजय चौधरी पे करते हैं। लेकिन हो सकता है कि यदि विजय चौधरी देखिए जो दरबारी गैंग होता है ना, उसमें भी गुटबाजी होता है। दरबारी गैंग में कई खेमा होते हैं, एक दूसरे को सा और मात करने के प्रयास में रहते हैं, एक दूसरे के छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आप संयुक्त परिवार में ही देख लीजिए, संयुक्त छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। संयुक्त परिवार में यदि बड़ा परिवार है तो ये बहू उस बहू का शिकायत कर देंगे, वो बहू इस बहू का शिकायत कर देंगे सास के सामने में, ये तो ऐसा बोल रही थी, वो तो ऐसा बोल रही थी। तो ये होता है, राजनीति में भी होता है कि नीतीश के दरबार में कई गुट हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, ललन सिंह का अपना गुट है, सरवंत सिंह है, तमाम ऐसे नेता हैं। तो नीतीश कुमार देखे होंगे कि भाई इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए एक डिस्टेंस, चुनाव तक डिस्टेंस, क्योंकि ये लोग दबाव बनाएंगे नीतीश कुमार पे। देखिए एक कारण मैं भी ये भी समझ रहा हूँ कि आज आने वाले दिनों में चुनाव होने जाने को है, ये लोग दबाव बताएंगे कि ये इतने लिस्ट हमारे पास है, हमारे समर्थकों को रजिस्ट कर दीजिए। 10-20 अशोक चौधरी के होंगे, 10-20 विजय चौधरी के होंगे, 5-10 संजय झा के होंगे। भाई कितनों को एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट करते करते आरसीपी एक जमाने में नीतीश कुमार के पैरेलल बन गए थे, एडजस्ट करते करते एक जमाने में लालू यादव के पैरेलल हो गए थे रंजन यादव। रंजन यादव का मैं रुतबा देखा हूं, जब वो किसी जिले में जाते थे तो आगे डीएम पीछे एसपी, और तमाम उस पार्टी के नेता सांसद उनके दरबारी हुआ करते थे। तो राजनीति में कहावत है, जैसे ही देखिए दो कद ऐसे है, एक कद ऐसे जैसे ही ऐसे होता है तो वफादारी गद्दारी में बदलने की संभावना होती है। जी चलिए, वफादारी गद्दारी में बदलने की जो बात आप कह रहे हैं, यहाँ एक खबर ये मिल रही है, हालांकि इस वफादारी गद्दारी से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ये मेरा पहले से पूर्व निर्धारित सवाल था। ललन सिंह पटना पहुंचे, ललन सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। आखिर कारण क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री से ललन सिंह की मुलाकात नहीं हो पा रही है? ललन सिंह एक जमाने में अमित शाह से उलझ गए थे, बुरी तरह झिड़क दिया था लोकसभा में जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में थे।
और अब जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार का फिलहाल तो गठबंधन भाजपा के साथ ही है, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। आज की तारीख में जिस वक्त हम ऋषि मिश्रा के साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक बिहार में गठबंधन नीतीश कुमार और भाजपा का है। तो इस गठबंधन में जब नीतीश कुमार है तो तय है कि वो ललन सिंह क्या करेंगे। आरजेडी के साथ थे तो चर्चा थी कि तेजस्वी यादव की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं। अब वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, पूरी पार्टी एक तरफ, ललन सिंह एक तरफ अलग थलग पड़ गए, वो उधर कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं। क्या नीतीश कुमार ललन सिंह से कुछ नाराज है क्या? देखिए, यदि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को आप यदि रीड करेंगे तो शायद ललन सिंह ही वो व्यक्ति है जिन पर नीतीश कुमार की टेढ़ी नजर है। नीतीश कुमार चाहते हुए भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। और नीतीश कुमार आज जो भी कुछ है उसमें एक ललन सिंह की भूमिका है। मैंने कई बार ये बताया है कि कैसे सुधा श्रीवास्तव के पीए हुआ करते थे और सुधा श्रीवास्तव के का कर्पूरी ठाकुर कैबिनेट में किस प्रकार से चलता था, और नीतीश कुमार लगातार 2 बार चुनाव हार गए थे। यही ललन सिंह सुधा श्रीवास्तव को कन्विंस करते हैं कि नीतीश बाबू को यदि तीसरी बार टिकट दिया जाता है तो वो पार्टी चुनाव जीत सकते हैं, और जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर तैयार नहीं थे। वो सुधा श्रीवास्तव की भूमिका, उसमें ललन सिंह की भूमिका सुधा श्रीवास्तव को मनाने में। तो ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नजर में ये चीज है। नहीं तो आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को देख लीजिए कि जिस पर नीतीश कुमार की टेढ़ी नजर पड़ी है वो बच नहीं पाया है। ये बात सही है कि ललन सिंह को छोड़कर किसी को माफ नहीं किया है नीतीश कुमार ने। चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके राजनीतिक गुरु क्यों ना, उनके राजनीतिक गुरु यदि किसी को कहा जाता है तो जॉर्ज फर्नांडिस को कहा जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस से भी उनके रिलेशन खत्म हुए तो एक झटके में नीतीश कुमार ने रिलेशन तोड़ दिया, और उनको एक तरह से तो कहा था कि हम पेट का दांत तोड़ना भी जानते हैं। तो लेकिन ललन सिंह का, देखिए ललन बहुत से, देखिए मित्र बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मित्र होते हैं जिनका रिलेशन एकदम केमिकल रिएक्शन की तरह होता है, एकदम मिस्ट्री होती है, और उस मिस्ट्री को सब पढ़ नहीं सकता, रीड आउट नहीं कर सकता। तो ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो रिलेशन है वो मिस्ट्री है, जो उसको पढ़ना चाहेगा उस भूल भुलैया में गुम हो जाएगा। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार मतलब ठीक है, नाराज होंगे कुछ चीजों को लेकर, जैसा वक्फ बोर्ड मामले में उन्होंने जिस प्रकार से स्टैंड लिया उससे भी नीतीश कुमार नाराज है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ललन सिंह ने अपने कैपेसिटी में ये बयान दिया है, उन्होंने इस पर नीतीश कुमार से उन्होंने बात नहीं की थी। और ऐसे ही गुलाम गौस ने बयान नहीं दिया है। गुलाम गौस जो मुस्लिम चेहरा है जेडीयू के, उन्होंने ऐसे ही बयान नहीं दिया है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री आवास से उनको इंडिकेशन मिला है, उसके बाद ही उन्होंने ये बयान दिया। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट के कारण इनके रिलेशन थोड़ा खराब हो, जिसके कारण ललन सिंह पटना में रहने के बावजूद भी, या नीतीश कुमार के पटना में रहने के बावजूद भी दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई। जी, आपने कही कि चश्मा बनवाने एक नेताजी गए झारखंड से दिल्ली। पिछली बार तो उनके नाती पोतों ने, जैसा उन्होंने कहा था, बुलाया था, चश्मा बनवा दिया, लौट के भी चले आए। लेकिन चश्मा लगाने के बाद, पहले नया चश्मा जब आप पहनते हैं तो पहले एक आध दिन थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में एडजस्ट होने में दिक्कत होता है। चश्मा जब एडजस्ट हो गया तो दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंच गए तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। कौन असम के मुख्यमंत्री हैं, कौन देश के गृह मंत्री हैं, कौन दाढ़ी वाले हैं बीच में बैठे हुए हैं, वो उनको मैं नहीं पहचान पाया। तो इस तरह के लोग जो है एक साथ है सब लोग, तो सबको पहचानने लगे कम से कम। क्या लगता है आपको? देखिए अभिषेक जी, एक बात तो मानना होगा कि चंपई सोरेन जो है, जब हेमंत सोरेन जेल में थे उसी टाइम से ये उनका एक बहाना है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, उनका अपमान किया गया है। ये राजनीति में शब्द होते हैं, संबंध विच्छेद। यदि आपका हमारा कुछ किसी बात को लेकर रिलेशन खराब हुए तो ये मीडिया में कहने के लिए 2-3 ऐसे शब्द होते हैं कि मेरा अपमान किया गया, मेरा सम्मान नहीं किया गया। अरे भैया, आपका सम्मान नहीं करते हेमंत सोरेन तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाते, किसी और को मुख्यमंत्री बना देते। और अब पार्टी में आपका गुरुजी के बाद, यानी जेएमएम में गुरुजी
शिबू सोरेन को कहा जाता है। यानी गुरु जी के बाद पार्टी में किसी का सबसे ज्यादा सम्मान था तो आपका था। और मैंने पहले ही कहा है आपको कि देखिए, राजनीति में वफादारी गद्दारी में तभी बदलता है जब आप उसके आसपास, उस नेता के कद के आसपास आ जाते हैं। यही यही हालात वहां हुआ, जेएमएम में हुआ। आपने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जैसे ही आप मुख्यमंत्री बनते हैं, अब से कि मैं जैसे आपको लेकर ही कह दूंगी कि भविष्य में आप बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, एकाएक मेरी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं ऐसा बन रहा हो सर, जाए। मैं पत्रकार अरे ठीक भैया हूँ। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। तो आपके आसपास 4-5 ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको कहेंगे कि भैया अभिषेक भाई आप मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के लायक हैं। आपको चढ़ा बढ़ा देंगे। जैसे जीताराम मांझी को जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो माचंद्र प्रसाद सिंह, ये नरेंद्र सिंह, ये साहिल अली खान, शाहिद फॉरवर्ड अली ग्रुप कहा खान, जाता था, फॉरवर्ड ग्रुप, ये बिसिन पटेल, तमाम ऐसे नेता इनको चढ़ा दिए कि भाई आप नीतीश से बड़े नेता हैं। तो ऐसे एक लेयर बन जाता है। जैसे आप कुछ बड़े पद पा लेंगे, या आप मान लीजिए आज ही किसी आज तक के मैनेजिंग एडिटर हो जाइए, तो आपके दूर 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 के जो नातेदार हैं कहेंगे ये अभिषेक को तो बच्चा में गोदी में खिलाए हुए, हम खिलाए हुए, बहुत बच्चे से तेज था, बहुत इंटेलिजेंट था, कहते थे कुछ ना कुछ करेगा। तो ये यही हाल चंपई सोरेन के साथ हुआ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, न्यूज लॉन्चर पूरे दमखम के साथ कह रहा है कि विद इन 6 महीने से संपर्क में थे ये शुभेंदु अधिकारी, जो बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा, ये दोनों नेताओं के संपर्क में थे और 6 महीने से संपर्क में थे। और यही डेवलपमेंट था जो जिसका भनक सोनिया गांधी को लगा। और हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए, आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी ने उनको दिल्ली मिलने के लिए बुलाई थी। और उनको इस बात इस जो भनक लगा था सोनिया गांधी को, उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा कि यदि आप समय रहते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि आपके पार्टी में एक बड़ा डिवीजन हो जाए। जी। तो सबसे पहले न्यूज लॉन्चर ने इस खबर को कहा था कि ये चंपई सोरेन बंगाल कलकत्ता के थ्रू ही दिल्ली क्यों जाते हैं। पहले ये कलकत्ता जाते हैं बाई रोड, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा से वहां मुलाकात होती है। जमशेदपुर, देखिए जमशेदपुर के लोग रांची आकर फ्लाइट पकड़ना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग कलकत्ता जाते हैं। अरे भैया कलकत्ता यूं ही नहीं गए हैं, दोनों बार यूं ऐसे ही गए हैं, बाई रोड गए हैं, और शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई है। और कल ऋषि जी आप हमको बताइए एक चीज, गोपालगंज के लोग गोरखपुर से फ्लाइट पकड़ना पसंद करता है कि पटना से? गोरखपुर से, तो लेकिन उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। और कल 11 बजे से लेकर 11:30 तक मीटिंग हुई है अमित शाह, चंपई सोरेन और हमारे एक प्यारे नेता थे हेमंत बिश्व शर्मा जी। बीच में एक दाढ़ी वाले कौन थे, उनको पहचान नहीं पा रहे थे। दाढ़ी वाले शायद चंपई सोरेन के ही कोई करीबी और आदिवासी कोई नेता है, एग्जैक्ट नाम मुझे भी जानकारी नहीं है। तो पहले ये चर्चा था कि चंपई सोरेन पार्टी बनाएंगे, तो अमित शाह तमाम रणनीतिकारों को लगा कि अधिक से अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। और खासकर जो छोटी पार्टियां जो होती हैं उसका कोई मत नहीं होता है, जिधर सरकार मिले, जिधर मलाई मिले वो उधर शिफ्ट कर जाते हैं। तो अमित शाह ने सोचा कि क्यों ना इनको पार्टी में ही मर्ज कर दिया जाए, पार्टी में ही मिला दिया जाए। तो वो 30 तारीख को चंपई सोरेन जो है रांची में भाजपा में विधिवत शामिल होंगे। अब देखने वाली बात ये है कि देखिए, झारखंड की राजनीति को समझना है तो आप आदिवासी और गैर आदिवासी में डिवीजन करके देखिए। गैर आदिवासी में बीजेपी का ठीक ठाक पकड़ है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीजेपी कमजोर है। और उसका परिणाम देखिए, 2024 में 2 बड़े इनके आदिवासी चेहरा अर्जुन मुंडा और उरांव साहब दोनों चुनाव हार गए। तो इनको एक बड़े आदिवासी नेता की दरकार थी, जो चंपई सोरेन के रूप में इनको मिला है। अब चंपई सोरेन इनको कितना आदिवासी वोट दिला पाते हैं ये देखना होगा। जी, एक बड़ा सवाल ऋषि जी इसमें आकर के और जुड़ रहा है
कि इतने सारे घटनाक्रम बिहार से लेकर झारखंड तक हो रहे हैं, एक सिरा अमित शाह से जुड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अलर्ट मोड में है? इतने अलर्ट मोड में तो नहीं है कि उन्होंने चुप्पी साध ली है, और तेजस्वी यादव ने भी चुप्पी साध ली है। और बड़ी बात कि नीरज कुमार भी चुप है। नीरज कुमार को एक्टिव कब किया जाता है जेडीयू में? जब आरजेडी पर अटैक कर रहा हो, और नीरज कुमार आजकल दिख नहीं रहे हैं। देखिए, हमारे जैसे लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा बिहार की राजनीति। तेजस्वी यादव का पद बिहार यात्रा पर न निकलना। तेजस्वी बिहार में ही यादव है, तेजस्वी यादव बिहार में ही है। कम रहते हैं, सत्ता में नहीं रहते, तो लेकिन बिहार और में ही है। कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसपे विपक्ष के नेता की अपनी जिम्मेवारी होती है, जिस प्रकार से उनको अप्रोच अपनाना चाहिए था, वो अप्रोच अपनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। यात्रा पे जाना था, यात्रा पे नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार इन दिनों बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो भी बयान नहीं दे रहे हैं, भतीजा के विरुद्ध बयान नहीं दे रहे हैं, दम चुप हैं। तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको लेकर संजीदा हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुल भी बहुत गिर रहा है, बांध भी गिर रहा है। 44 करोड़ का बांध बनता है, 15 करोड़ मेंटेनेंस के लिए अलग से मिलता है, फिर भी बांध नहीं बचा पाते हैं नीतीश कुमार। वही बिहार है जहां चूहा जो है कई हजार टन शराब पी जाते हैं। वही बिहार है जो चूहा बड़े बड़े पुल को खोद कर गिरा देते हैं। तो ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। हमारे नेता इतने परिपक्व हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खैर, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेता इतने परिपक्व है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो सबको समझ में आ रही है कि जेडीयू के आप ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल पर चल जाइए, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस के खिलाफ, राजद के खिलाफ शायद ही कुछ मिले। राजद के खिलाफ मिलेगा भी तो सतही तौर पर जो औपचारिकता निभाने वाले बयान होते हैं वही मिलेंगे। 2005 की बात कागजी तौर पे कर दी जाएगी अगर हाँ, मिलेगा। एक लेटेस्ट खबर बता दूं जी आपको, अभिषेक जी। जी कांग्रेस के तमाम विधायकों ने और तमाम पदाधिकारियों ने पार्टी हाईकमान को एक अल्टीमेटम दिया है कि इस तारीख तक यदि बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यदि कोई पार्टी हाईकमान फैसला नहीं लेता है तो बिहार प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और इन गुट का जो मानना है कि आप झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या पार्टी हाईकमान बिहार में जो चेहरा है बिहार कांग्रेस का उसको बदलने जा रही है। पप्पू यादव को लेकर क्या रिजर्वेशन है पार्टी का, कन्हैया कुमार को लेकर क्या मंतव्य है। तो बिहार कांग्रेस के जो डेवलपमेंट है उस पर भी हम पत्रकारों को नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस जो है, देखिए कांग्रेस अपने बलबूते सरकार बनाने में सक्षम नहीं है बिहार में, लेकिन कांग्रेस जिधर जाएगी कहीं न कहीं उस गठबंधन को मजबूत करेगी। जी, क्या भविष्य में, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, उसमें कोई दम नहीं है, क्या कांग्रेस जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ सकती है बिहार में? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस के डेवलपमेंट पर भी नजर बना के रखने की जरूरत है। और कांग्रेस का एक बड़ा खेमा जो है, वर्तमान जो लीडरशिप है पार्टी का बिहार में, उससे खासे नाराज चल रही है। यदि पार्टी समय रहते हुए कोई डिसीजन नहीं लेती है तो इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जी जी, तो बिहार की राजनीति में अंततः शाह नीति की एंट्री हो चुकी है, और शाह नीति की एंट्री के बाद नीतीश कुमार भी अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर नीतीश कुमार है तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव नहीं है, चिराग पासवान नहीं है, सब के सब अलर्ट मोड पर है बिहार की राजनीति में। लेकिन राजनीति जब परमानेंट अलर्ट रहने का ही खेल है, चाहे वो शाह नीति हो या कोई और नीति हो, राजनेता हमेशा अलर्ट रहते हैं, लेकिन अलर्ट रहने की सार्वजनिक भाव भंगिमा का वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन ये होता हुआ दिख रहा है कि पूरी राजनीति में सब लोग अलर्ट मोड पर है। तो देखते जाइए, जब नीतीश कुमार अलर्ट मोड पर होते हैं और शाह नीति की एंट्री हो जाती है, एक ऐसे दौर में जब 28 जनवरी को दोबारा भाजपा के साथ गठबंधन के तार जुड़े थे, तो कहा गया था कि बिहार मैटर से अमित शाह दूर रहेंगे।
उस वक्त ये बात आई थी कि ये नरेंद्र मोदी हैंडल कर रहे हैं, नीतीश कुमार को फ्री हैंड है, बिहार का मामला उनसे दूर रहेगा। लेकिन क्या वाकई दूर रह पाने की स्थिति है? ये आने वाला वक्त बताएगा। ऋषि मिश्रा जी ने तो आज बहुत सारी बातें कह दी है, और आने वाले वक्त में देखिए सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। तो जिस करवट भी बैठे, पल पल की अपडेट से हम और ऋषि मिश्रा जी आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ऋषि मिश्रा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।